कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। विराम चिन्ह तथा उसके प्रकार। बच्चों, हम आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्हों तथा उसके प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जब कभी कोई पुस्तक पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं तो कहीं कहीं हमें रुकना पड़ता है, कहीं कहीं हम आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं, या आपस में हम जब संभाषण करते हैं तब भी हम कभी किसी से प्रश्न पूछते हैं, कभी किसी पर गुस्सा होते हैं, या कभी किसी के ऊपर बहुत खुश होकर किसी से बात करते हैं तो हमारे भाव प्रकट हो जाते हैं। हमारे भावनाएं हमारे आवाज़ की चढ़ उतार द्वारा, हमारी आवाज़ की लयबद्धता हमारे मन के भावों को प्रकट करती है। लेकिन जब कभी हम कुछ बातें लिखते हैं या फिर हम कुछ बातें पढ़ते हैं तो ये भाव लेखक हमें कैसे समझा पाता है, या फिर हम लिखते समय किसी को अपने भाव कैसे बता पाएंगे, यह सब इन विराम चिन्हों के कमाल द्वारा होता है। तो चलिए आज हम इन्हीं विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विराम चिन्ह लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से वक्ता के अभिप्राय में अधिक स्पष्टता का बोध होता है। इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जब कभी हम बोलते समय, लिखते समय रुकते हैं या पढ़ते समय कहीं हम रुक जाते हैं तो तब इन रुकावट के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी जब हम लिखते समय कोई चिन्ह लगाते हैं या पढ़ते समय हम कोई चिन्ह देखते हैं तो उन चिन्हों का अर्थ समझकर हम उसके हिसाब से बर्ताव करते हैं, यही विराम चिन्ह कहलाते हैं। और इनसे ही बहुत बार हमें शब्दों का सही सही ज्ञान होता है, लेखक क्या कहना चाह रहा है या लिखते समय हम क्या कहना चाह रहे हैं पढ़ने वाले को, तो यह इन विराम चिन्हों के द्वारा ही पता चलता है। और कभी कभी इनका गलत प्रयोग अर्थ का अनर्थ भी कर देता है। विराम चिन्हों के बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे अब यहाँ आपके सामने एक जैसे दो वाक्य हैं, सिर्फ विराम चिन्हों का ही भेद है। चलिए हम उन वाक्यों को पहले देख लेते हैं। उसे रोको मत, जाने दो। उसे रोको मत, जाने दो। बच्चों, यहाँ मैंने दोनों वाक्यों में एकदम एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन वाचन करते समय भी आपने देखा होगा कि मैंने वाचन करते समय भी दो अलग तरीके से वाचन किया है। जैसे उसे रोको मत, जाने दो, तो उसे रोको मत के बाद हम थोड़ा रुकते हैं, उसके बाद जाने दो बोलते हैं। और दूसरे वाक्य में उसे रोको मत, जाने दो, तो हम उसे रोको ये दो शब्द के बाद ही रुक गए हैं। तो ये चिन्ह से दोनों बातों का अर्थ बिल्कुल भिन्न निकलता है। पहले वाक्य द्वारा यह पता चलता है कि किसी को रोकना ही नहीं, कोई जा रहा है तो उसे रोको मत, उसे जाने दो। और दूसरे वाक्य द्वारा पता चल रहा है कि जो जा रहा है उसे रोको, उसे जाने मत दो। यानी बिल्कुल भिन्न अर्थ है। समझाने का काम सिर्फ एक चिन्ह ने, एक विराम चिन्ह ने बिल्कुल अर्थ विपरीत कर दिया है दोनों शब्दों का। शब्द वही है, शब्दों का क्रम वही है, लेकिन विराम चिन्हों के प्रयोग ने अर्थ को बिल्कुल बदल दिया है। तो विराम चिन्हों में ये ताकत होती है, उसका सही प्रयोग हमें करने अवश्य ही आना चाहिए। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह ठहरना या रुकना, जहाँ पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले और विचार के तार पूरी तरह टूट जाएं, वहाँ पर यह चिन्ह उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि हम पूरा जब वाक्य बोलते हैं और रुक जाते हैं, यानी उस वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाता है, हम उस वाक्य में हमारी जो हम कहना चाह रहे हैं वो पूरी तरह भाव प्रकट हो गया है और हमारे विचार के तार पूरी तरह टूट गए हैं, तब वहाँ पर हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं और यह चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। जैसे राम खाना खाता है,
दीप जल रहा है। मोहन स्कूल जाता है। रीमा काम कर रही है। राम जा दोस्त मोहन है। राम का दोस्त मोहन है। नानी कहानी सुनाती है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया। बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि लाल रंग से कुछ निशान, कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। वही चिन्ह पूर्ण विराम है। अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए ठहरना या रुकना। वाक्य में जब दो से अधिक समान पदों, पद्यांशों या वाक्यों का संयोजन हो तब इसका प्रयोग होता है। वाक्य में जब दो से अधिक नामों का एक साथ उल्लेख होता है तब भी इसका प्रयोग होता है। कभी कभी और से जुड़े हुए दो पदों या वाक्यों में और से पहले भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। शब्दों की आवृत्ति होने पर भी दोनों शब्दों के बीच इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, हिंदी भाषा में सबसे अधिक अगर कोई चिन्ह उपयोग में लाया जाता है तो वह है अल्प विराम। दो शब्द हों या दो वाक्य हों, दो पद्यांश हों, उनके बीच में भी अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। कभी कभी जो शब्द और से जुड़े हुए होते हैं, जैसे राम और लक्ष्मण और सीता, तो इन सब और की जगह पर ये अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दो पद, दो वाक्य, दो शब्द, इन सब को क्रम से बताने का काम अल्प विराम द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसका बहुतायत प्रयोग किया गया है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को पीले रंग से अल्प विराम चिन्हित किया गया है। रंग इसलिए बदला गया है ताकि आपको वह चिन्ह अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। यहाँ पर देखिए, पहाड़ के बाद अल्प विराम लगा है, फिर झरने के बाद, फिर नदी के बाद, फिर खेत के बाद, फिर इमारत के बाद। यानी जो व्यक्ति बता रहा है वह कह रहा है कि उसने ये चीज़ें, पहाड़ और झरना और नदी, यानी अलग अलग चीज़ें देखी है। उन चीज़ों को क्रम से बताने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। विद्यालय में हिंदी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर सभी विषयों को दर्शाने के लिए उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम वाक्य बोलते समय, शब्द बोलते समय थोड़ा रुकते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना हो वहाँ पर अर्ध विराम प्रयुक्त होता है। जहाँ एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्य या वाक्यांश से संबंध हो वहाँ पर इसे प्रयोग में लाया जाता है। बच्चों, जब एक साथ दो वाक्य जुड़ने हों तो उन वाक्यों को जोड़ने का कार्य यह अर्ध विराम करता है। अर्ध विराम यह अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा देर और पूर्ण विराम से थोड़ा कम देर जब रुकना हो तब इसका उपयोग किया जाता है। हम इसको उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ लेते हैं। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा गया है और दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, यह भी एक वाक्य है। लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, यह भी एक अपने आप में वाक्य है। लेकिन सूर्यास्त होने के बाद यह घटना हुई है, यानी सूर्यास्त हो गया, इसके ऊपर निर्भर यह दूसरा वाक्य है। इसीलिए इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का उपयोग किया गया है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि ये तीनों वाक्य आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, इसीलिए अर्ध विराम का उपयोग किया गया है। सूर्योदय हो गया, पंछी चहचहाने लगे और कमल खिल गए। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि सूर्योदय हो गया, यह वाक्य के ऊपर ही पक्षी चहकने लगे और कमल खिल गए। ये दोनों वाक्य संबंधित हैं। इन दोनों वाक्य भी सूर्योदय हो गया इस वाक्य से संबंधित है, इसलिए इन वाक्यों को दर्शाने के लिए बीच में अर्ध विराम का उपयोग
किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, इस चिन्ह से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। चलिए हम देख लेते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है, जैसे आप क्या करते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पर स्थिति निश्चित ना हो वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है, जैसे आप शायद दिल्ली से आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग व्यंग्य उक्तियों में भी होता है। यहाँ पर देखो प्रश्न चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ये दर्शाया गया है। सबसे पहला प्रयोग तो हम जब किसी से कोई बात जानना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, तब हम जब प्रश्न पूछते हैं तो उस हमने जो पूछा है वह प्रश्न है उसको इंगित करने के लिए प्रश्न चिन्ह लेखन स्वरूप में यह चिन्ह लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त जब कोई भी बात निश्चित अवस्था में न हो, ऐसी बात को जानने के लिए, उसका निश्चय जानने के लिए हमें जब किसी से कोई बात पूछनी होती है तब भी हम प्रश्न चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त और एक बात है, जब हम कहीं पर व्यंग का उपयोग करते हैं तब भी प्रश्न चिन्ह का उपयोग करते हैं। वह क्या खा रहा है? राम बाजार से क्या लेकर आया था? आज का अखबार कहाँ है? सीता के पिता का क्या नाम था? तुम कहाँ से आ रहे हो? यहाँ पर पीले रंग में जो भी चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं वही प्रश्न चिन्ह है। इन पांचों वाक्यों में किसी से कुछ न कुछ पूछा जा रहा है और यह पूछना को निर्धारित करने का कार्य यह प्रश्न चिन्ह कर रहा है। प्रश्न चिन्ह के द्वारा हमें पता चलता है कि यह प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका उत्तर हमें देना है। विस्मय बोधक चिन्ह, अव्यय में भी हमने इस बारे में जानकारी प्राप्त की थी। चलिए अब इस चिन्ह के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, उल्लास, आश्चर्य, विषाद, घृणा, भय, करुणा इत्यादि के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जब हमारे मन के कोई भाव अचानक से प्रकट होते हैं तब जब हमारे मुंह से बिना प्रयास के ही जो शब्द निकल जाते हैं वही विस्मयादि बोधक होते हैं और उनको दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है वही विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। जैसे हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। तो ये शब्द जब हम बोल रहे हैं और कोई व्यक्ति सुन रहा है या फिर हम आपस में बात कर रहे हैं या हम कुछ पढ़ के सुना रहे हैं तो ये सारी बातें हमारे जब भाव प्रकट होते हैं, हमारी मुख से जब ये भाव निकलते हैं तो हमारे मौखिक रूप में ये सारे हमारे भाव पता चल जाते हैं। लेकिन जब हम कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ हम लिख रहे हैं तब ऐसे अपने मन के भाव को दर्शाने के लिए हमें इन चिन्हों का सहारा लेना पड़ता है। हाय, वह चला गया। आह, कितना सुहावना मौसम है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। शाबाश, तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पर हाय, आह, वाह, शाबाश ये शब्द के बाद जो चिन्ह लगाए गए हैं वही विस्मयादि बोधक चिन्ह है और जो हाय, आह, वाह, शाबाश ये हमारे मन के भाव को प्रकट करने वाले शब्द हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं उद्धरण चिन्ह। ये उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम दोनों प्रकार के चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं, एक इकहरा व दोहरा चिन्ह। जब किसी पुस्तक से कोई वाक्य अथवा अवतरण ज्यों का त्यों लिया जाए तो वहाँ दोहरे चिन्ह का उपयोग होता है। जहाँ पर कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य खंड इत्यादि को लिखा जाए तो वहाँ इकहरा चिन्ह का उपयोग किया जाता है। शीर्षक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेख इत्यादि को इकहरे चिन्ह से लिखा जाता है। बच्चों, आपने कहानियों में, उपन्यासों में या पुस्तक में भी पढ़ा होगा, जब कोई व्यक्ति कुछ बात कह रहा है और उसको ज्यों का त्यों दर्शाया जा रहा है
तो उस बात को इस उद्धरण चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं। तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो जो तुलसीदास द्वारा कही बात ज्यों की त्यों यहाँ पर लिखी गई है, तो आपने देखा होगा पराधीन सपनेहु सुख नहीं। यह जो वाक्य है, इस वाक्य को दर्शाने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, दोनों शब्द का अर्थ एक ही है, उसका उपयोग किया गया है। इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। तो इन चिन्ह के द्वारा जिसकी बात ज्यों की त्यों लिखी जाती है। दूसरा वाक्य देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। गांधी जी ने कहा है, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी ऊपर के 3 वाक्यों में आपने देखा होगा दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। हिंदी में इसके साथ साथ जब किसी लेखक का कोई उपनाम होता है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला इस नाम से लेखन करते थे, तो उनके जो उपनाम है निराला, इसको इकहरे उद्धरण चिन्ह से दर्शाया गया है। प्रेमचंद ने गोदान, गबन, कर्मभूमि आदि उपन्यासों की रचना की है। अब यहाँ पर प्रेमचंद जी द्वारा रचित पुस्तकों का नाम इकहरे उद्धरण चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। कोष्टक, इसका आपने बहुतायत प्रयोग गणित में देखा होगा। गणित में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है समीकरण वगैरह हल करते समय, लेकिन हिंदी में भी कोष्टक का उपयोग किया जाता है। तो कब, कहाँ, कैसे करना है और क्या दर्शाने के लिए करना है, वो हम अब देखते हैं। वाक्य के बीच में कभी कभी कुछ जटिल शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ऐसे में उन शब्दों में अर्थ को उस शब्द के आगे कोष्टक में लिख दिया जाता है। बच्चों, जब हम कहानी सुनते रहते हैं या हम फिल्म देखते हैं, तो हम व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है तो वह गुस्से में है, खुश है, चिल्ला रहा है, नाराज है, दुखी है, क्या है वह हम उसके हाव भाव से, उसकी आवाज़ की चढ़ उतार द्वारा पता लगा लेते हैं। लेकिन जब हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो लिखने वाला या बोलने वाला किस भाव को दर्शाना चाहता है, वह भाव हमें, जब हम डायरेक्ट खाली वाक्य का वाक्य पढ़ते जाएंगे तो वह भाव हमें समझ में नहीं आ पाता। तो वह भाव दर्शाने के लिए बहुत बार लेखक इन कोष्टक का सहारा लेते हैं। जैसे वाक्य के बीच में आए 2 शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द तथा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर दिखाया जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं। अध्यापक चिल्लाते हुए, निकल जाओ कक्षा से। अब यहाँ पर अध्यापक कह रहे हैं निकल जाओ कक्षा से। अगर सिर्फ यही कहा जाता, लिखा जाता अध्यापक ने कहा निकल जाओ कक्षा से, तो उनके भाव हम प्रकट क्या कहना चाह रहे हैं, गुस्से में है अध्यापक या नॉर्मल कह रहे हैं, हम समझ नहीं पाते। लेकिन जो ये कोष्टक में शब्द लिखा है चिल्लाते हुए, तो यहाँ पर इस शब्द के द्वारा, इस कोष्टक में जो शब्द लिखा है उसके द्वारा हम समझ गए कि अध्यापक बहुत गुस्से में है। विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, ठहर जा। अब इस वाक्य में भी अगर डायरेक्ट यही लिखा होता, विश्वामित्र ने कहा ठहर जा, तो विश्वामित्र आराम से साधारण वाक्य के रूप में कह रहे हैं कि खुश होकर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रहे हैं, यह भाव प्रकट नहीं होता। लेकिन कोष्टक में जब लिख दिया गया है कि क्रोध से कांपते हुए, तो हम समझ गए कि उनके कहने का भाव क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। यहाँ पर धर्मराज सत्य और धर्म के संरक्षक थे, यह लिखा होता तो शायद हम समझ नहीं पाते कि धर्मराज किसके लिए लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर कोष्टक में युधिष्ठिर लिख दिया गया है, तो हम ये जान जाएंगे कि महाभारत के जो पात्र थे युधिष्ठिर जी, जिनको धर्मराज का पदवी दिया गया था, उनके बारे में यह बात कही जा रही है। तो कोष्टक हमें किसी बात को अच्छी तरह समझाने का कार्य करता है। लाघव चिन्ह,
इस चिन्ह का भी प्रयोग बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन कभी कभी हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि यह चिन्ह क्यों लगाया गया है। तो चलिए आज इस चिन्ह के बारे में जान लेते हैं और इसे लाघव चिन्ह कहते हैं यह भी जान लेते हैं। किसी बड़ी या प्रसिद्ध चीज को संक्षेप में कहने के लिए उसका पहला अक्षर लिख के यह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे प्रोफेसर की जगह प्रो और डॉक्टर की जगह डॉ लिख दिया जाता है। डॉक्टर के लिए डॉ, फिर यह लाघव चिन्ह, पंडित के लिए प, इंजीनियर के लिए इंजी, उत्तर प्रदेश के लिए उ, फिर लाघव चिन्ह, फिर प्र, फिर लाघव चिन्ह। तो ये जैसे हम महाराष्ट्र के लिए महा लिख के यह लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। मध्य प्रदेश के लिए म लिख के लाघव चिन्ह, फिर प्र लिख के लाघव चिन्ह। तो इस तरह इस लाघव चिन्ह द्वारा बड़े शब्दों को जो प्रसिद्ध शब्द हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे हर शब्द के लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि यह सिर्फ संज्ञा रूप में उपयोग में लाया गया है। ये आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। लोप चिन्ह, जब किसी बात को पूरा न कहकर बीच की बात का लोप करना हो तो वहां यह चिन्ह लगा दिया जाता है। ऐसे में लेख के प्रारंभ के कुछ शब्द लिखकर उसके बाद लोप चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद लेख के कुछ अंतिम शब्द लिख दिए जाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कविता की पंक्तियों का जब प्रश्न आता है कि कविता की इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, तो कविता के पहले 2 शब्द लिख के फिर ये लोप चिन्ह लगाकर फिर लास्ट के 2 शब्द लिख दिए जाते हैं। तो आप लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग का हमको भावार्थ हमको लिखना है। उसी तरह जब कभी कोई कुछ कहता है और उसकी बात हमको पूरी तरह लिख के बतानी नहीं होती, तो उस समय भी यह लोप चिन्ह का उपयोग कर दिया जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, फिर लोप चिन्ह मानुष चून। तो यहाँ पर जो रहीम का दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये पूरा का पूरा दोहा संक्षेप में सिर्फ एक लाइन में लिखना हो तो लोप चिन्ह का उपयोग कर लिया जाता है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी, इसके बाद लोप चिन्ह लगा दिया गया है। उसने क्या गाली दी यह यहाँ पर हम बताना नहीं चाह रहे, इसलिए लोप चिन्ह का हमने मदद ले लिया। मैं सामान उठा दूंगा पर मैं घर अवश्य चलूंगा पर तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि लोप चिन्ह का उपयोग किया गया है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हमें बताना है कि कपड़ों के ये प्रकार हैं, तो कपड़ों के प्रकार निम्नलिखित हैं, ऐसे लिख के इस विवरण चिन्ह का उपयोग कर लिया जाता है। उसके बाद वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो उसके द्वारा हमें पता चलता है कि इस चीज़ के इतने इतने प्रकार हैं। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, तो आम के कौन कौन से फायदे हैं ये हम क्रमांक रूप में अब इसके नीचे लिख के बता सकते हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। वचन के 2 भेद हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा तीनों वाक्य ऐसे हैं जिनके बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी देनी है, तो उन जानकारियों को देने के पहले इस चिन्ह का उपयोग किया गया है। विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ लिख रहे हैं लेकिन लिखते लिखते हम एक मेन शब्द ही मुख्य शब्द ही भूल गए लिखना, तो अब पूरा वाक्य काटना फिर से लिखना, इसके बदले हम एक शॉर्टकट विधि अपनाते हैं और इस विस्मरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। विस्मरण चिन्ह लगाकर वह शब्द ऊपर लिख दिया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग होना था लेकिन भूलवश नहीं हो सका। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, राम कल जाएगा। यहाँ पर लिखते समय कल शब्द भूल गए थे, इसलिए विस्मरण चिन्ह का उपयोग किया गया है और ऊपर कल लिख दिया गया है। इसलिए पढ़ने वाले को
यह आसानी से समझ में आ जाएगा कि इन दो शब्दों के बीच में कल शब्द लिखा जाना था। श्याम मथुरा में रहते थे। राम बहुत बुद्धिमान लड़का है। मैंने तुमसे वो बात कही थी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि इन वाक्यों में कल, मथुरा, बुद्धिमान, कही ये बातें शब्द भूल गए थे लिखना। इनको विस्मरण चिन्ह के द्वारा दर्शाकर फिर से लिखने का प्रयास किया गया है ताकि जो पढ़ने वाला है वह आसानी से समझ सके। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग ज़्यादातर आपने देखा होगा गणित में किया जाता है। जब हम वही चीज़, एक ही चीज़ बार बार लिखना है, तो वही एक ही चीज़ बार बार लिखने के बदले हम इस पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं ताकि पढ़ने वाला आसानी से समझ में आ जाए कि यही बात जो ऊपर लिखी गई है वही बात यहाँ नीचे भी दोहराई गई है। जैसे यहाँ पर विद्यार्थियों के नाम और कक्षा ये लिखनी है। तो रमेश यादव 8वीं। पवन सिंह, देखा होगा आपने, पवन सिंह यह भी 8वीं का ही छात्र है। यह 8वीं दोबारा लिखने से बचने के लिए यह पुनरुक्ति युक्त चिन्ह लगा दिया गया है। कमल जायसवाल ये भी 8वीं। गगन शर्मा 8वीं। तो ये 8वीं बार बार लिखने के बदले यह पुनरुक्ति युक्त चिन्ह लगा दिया गया है ताकि पढ़ने वाला यह समझ सके कि ये भी बच्चे इसी क्लास के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हमारे विराम चिन्ह समाप्त होते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सारे विराम चिन्हों को समझ गए होंगे। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।